हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ ये सेट नंबर 11 है और इसमें जीएस का क्वेश्चन 41 से शुरू हो रहा है, तो इसको हम लोग पहले देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी इनमें से? तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में। 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन वार्षिक आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार। और 1916 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वह था कांग्रेस द्वारा 1916 में जो कुछ किया गया उसी के आधार पर 30 वर्ष बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ये इनका स्टेटमेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है 42, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ये मदद मांगी थी टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान, याद रखिए, 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना और इन्हें टीपू को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 हो चुका है। 43, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की सभापतित्व किया गया? तो मात्र एक अधिवेशन की, वो है बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन दिसंबर 1924 में हुआ था, यहाँ की इन्होंने अध्यक्षता की। और बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कर्नाटका में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये बने थे अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने वाले अध्यक्ष प्रथम व्यक्ति हैं। अबुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर के 1945 तक सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है। और स्वतंत्र भारत में ये पहले शिक्षा मंत्री भी बनाए गए, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो आप सभी जानते हैं 26 दिसंबर 1850 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना की जाती है और पहले स्थापना में 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले इसका नाम था और बाद में इसका कांग्रेस का नाम कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन है 46, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं इनमें से किस कारण? तो विषुवतीय क्षेत्र में जो वन लाभदायक होते हैं वे होते हैं इमारती लकड़ी के लिए। तो ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। ई आंसर हो जाएगा इमारती लकड़ी के लिए। विषुवतीय रेखा प्रदेश में हाई टेम्परेचर होता है और काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। इसके कारण वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है और लकड़ियों में मजबूती प्रदान आ जाती है। इस कारण यहाँ पर इमारती लकड़ी पाई जाती है। पृथ्वी के लगभग 12% भाग इन्हीं वन क्षेत्र में पाया जाता है, इन्हीं क्षेत्र में, जैसे अमेजन हो गया, कांगो हो गया, अफ्रीकी गिनी तट हो गया, जावा सुमात्रा हो गया, ये सब वन प्रमुख इसके उदाहरण हैं। ब्राज़ील में जो विषुवतीय रेखीय वन है इसको सेल्वास कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिए। ब्राज़ील में जो विषुवतीय रेखीय वन है उसको सेल्वास के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक जैव विविधता विषुवतीय प्रदेश में ही पाई जाती है, याद रखिए, सर्वाधिक जैव विविधता से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और सबसे कम जैव विविधता बोलेगा किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो वह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम जैव विविधता और जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन 47, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, राइट आंसर है। अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, इसी घास मैदान को अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। प्रेरी घास का मैदान गेहूं उत्पादन के लिए विख्यात है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा छत्तीसगढ़ में सही है, रामगुंडम तमिलनाडु में ये भी सही है, तलचर ओडिशा में ये भी सही है, सब सही है। तो ई आंसर आएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक क्वेश्चन है एनटीपीसी की स्थापना कब की गई? 1975 में। 1975 में एनटीपी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल इनमें से क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल की बात करें तो ये चावल है। और चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछेगा तो सबसे ज़्यादा चावल उपजाया जाता है पश्चिम बंगाल में। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल पूछेगा, विश्व में, भारत में, विश्व में पूछता तब गेहूँ हो जाता है। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल पूछता तो गेहूँ आंसर होता है। और धान की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है
और सबसे अधिक कुल बोई फसल में धान की खेती होती है भारत में। 2022 और 23 का आंकड़ा उत्पादन देखें तो 130.84 मिलियन टन, 130.84 मिलियन टन से भी अधिक धान का उत्पादन हुआ है भारत में। अगला है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है। शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है, जबकि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरा करता है और अपनी दूरी पर 10 घंटा में ही पूरा कर लेता है। तो सबसे कम समय लगाता है अपनी दूरी पर कौन सा, तो बृहस्पति लगाता है। और सूर्य के चारों ओर लगाने में एक चक्कर 12 वर्ष का समय लग जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो संपूर्ण दुनिया में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। 7 जून को मनाया जाता है। और जो 2030 में मनाया गया, इसका थीम क्या था पूछेगा तो खाद्य मानक जीवन बचाते, खाद्य मानक जीवन बचाते, ये इस साल का थीम है 2023 का। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बन गई है। 52 का ए राइट आंसर है। 52 का ए राइट आंसर है सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो बनी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव। सेलेस्टे साउलो अर्जेंटीना की निवासी है। ये किस देश की हैं, तो अर्जेंटीना की है। इन्होंने 2014 से अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक के रूप में भी काम किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो ये खिताब जीता है भारत ने। भारत ने जो है पाकिस्तान को 2-1 से हराकर जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है और इसका आयोजन ओमान में किया गया था। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन चुका है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का ए इज राइट आंसर है केरल। केरल जो है भारत का पहला ई पूर्ण राज्य बन चुका है और भारत का पहला डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत पूछेगा तो वो केरल में ही है और उस जिला का पंचायत का नाम है पुलमपाड़ा। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट केरल उच्च न्यायालय ही बना है, केरल का हाई कोर्ट ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 किसे वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है आर दिनेश को। आर दिनेश को वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, जबकि उदय कोटक को कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 भारत में नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। तो कंपनी है SCP डिज़ाइंस। भारत में नए संसद भवन का डिज़ाइन SCP डिज़ाइंस कंपनी ने तैयार किया है। SCP डिज़ाइंस गुजरात बेस्ड एक आर्किटेक्ट फर्म है। नए संसद भवन के मुख्य आर्किटेक्ट व्यक्ति का नाम पूछेगा तो बिमल पटेल है और नए संसद भवन के कंस्ट्रक्शन का काम बोलेगा तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने पूरा किया है। टाटा प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड ने पूरा किया है। पुरुष के जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 प्लेयर कौन बने हैं। तो ये बने नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, तो हरियाणा के पानीपत जिले के हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीती है। तो मुंबई टीम्स ने जीती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर एग्जाम में आ सकता है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। ये महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण था। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया, याद रखिए। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान थे हरमनप्रीत कौर। मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया। तो देखिए राजगिरी में किया गया, तो ई आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और आप लोग ट्रिक भी जानते हैं, रा वे पा, रा से राजगीर, वे से वैशाली, रा वे पा से पाटलिपुत्र और लास्ट में चौथा किया गया था कश्मीर में। तो ये जो पहला बौद्ध संगीत आयोजन किया गया कब, 483 BC में, 483 ईसा पूर्व में किया गया। और इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो महाकश्यप के द्वारा की। क्वेश्चन नंबर 60 खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन हुए। खिलजी वंश के प्रथम शासक पूछा जा रहा है कौन हुए, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी किलकोरी को बनाया, किलकोरी को। नेक्स्ट है सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात की जाती है इनमें से, तो मुहरों से ज्ञात की जाती है लिपि।
और कहेगा लिपि किस तरह की थी, तो ये भाव चित्रात्मक थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो सांतरा हत्याकांड 1928 में हुआ, सही है। काकोरी कांड 1925 में हुआ, सही है। जनरल डायर की हत्या 1932, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। जनरल डायर की हत्या, जनरल ओ डायर की मृत्यु 1927, जनरल ओ डायर की हत्या मृत्यु हुई 1927। जनरल ओ डायर शब्द पे ध्यान दीजिए, जनरल ओ डायर की मृत्यु 1927 में हुई। और माइकल ओ डायर की हत्या की गई 1940 में। माइकल ओ डायर की हत्या की गई 1940 में उधम सिंह के द्वारा, लंदन में उधम सिंह के द्वारा। यहाँ पर है जनरल डायर, ठीक है, एक है जनरल डायर और एक है माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर को 1940 में उधम सिंह के द्वारा मारा गया और जनरल ओ डायर की मृत्यु 1927 में हुई। दो अलग अलग है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 1930 से माना जाता है। इसका आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन नामक जगह से माना जाता है। यह एक बहुत बड़ा खेल का आयोजन होता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था, ध्यान रखिए, यरवदा जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के समय भारत में सती प्रथा का अंत किया, किस गवर्नर ने, ये गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में एक्ट 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त किया गया, विलियम बेंटिक। और इनमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है राजा राम मोहन राय का भी, तो कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन हुए, ये पूछा जा रहा है। तो गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलविद आर्यभट्ट एवं ब्राह्मीर, 2 नाम हुआ, एक हुआ आर्यभट्ट और दूसरा है ब्राह्मीर, दोनों हुए। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो विद्यार्थी कई बार फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों ने कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिस कारण हमारा जो टाइम है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से 5.5 घंटा आगे हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी बता रहे, भारतीय मानक रेखा देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सर्वप्रथम ये उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद के नैनी के पास से, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा, सब आसे पास में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, और साउथ में जाकर के याद रखना है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है, गंगा नदी का है, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं है। इसमें कह रहा है भारत में है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सतलज एवं सिंधु का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत, मानसरोवर से झील चीन में पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है, तो ये है झुमरी नृत्य। झुमरी नृत्य जो है गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान नृत्य है। यह बिहार के मिथिलांचल का एक लोक नृत्य है झुमरी। और सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिए, झुमरी नृत्य केवल, जो झुमरी डांस है वह केवल विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, वह है एंडीज। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक लगभग 7000 किलोमीटर लंबी फैली हुई है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांगुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांगुआ। सबसे लंबी के संदर्भ में एंडीज का आता है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो बी में जो लिखा है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा आपको सिक्किम राज्य में मिलेगा। बाकी लुपलेख सही है, पालघाट सही है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाथुला वाला गलत है। 72, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए विधान परिषद के लिए। और यही रहता किसके लिए, विधानसभा या लोकसभा के लिए तब 25 वर्ष, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम उम्र सीमा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न में से किस में है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सर्वाधिक आरक्षित सीटें 6 है और वह है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। संविधान का अनुच्छेद 330 याद रखिए, संविधान का अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के स्थानों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74। तो सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया। तो अभी मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये है अनुच्छेद 360 के तहत। और याद रखिए, अभी तक देश में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है, जबकि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगाया जा सकता है। इसको राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं और इसको वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 352 के तहत। और राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इनमें से कौन सा रिट जारी किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो इस परिस्थिति में जारी किया जा सकता है वो है न्यायालय के द्वारा परमादेश। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और उसमें किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। परमादेश का अर्थ होता है हमारा आदेश है, जो कर्तव्य निर्वहन के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की? वो त्रिस्तरीय व्यवस्था की और इसकी अध्यक्षता की गई थी 16 जनवरी 1957 को अध्यक्षता की गई थी और अपना रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को प्रस्तुत किए थे। और इन्होंने 3 स्तर, ग्राम सभा पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। और अशोक मेहता रहता तब 2 स्तरीय पंचायत समिति रहता। अशोक मेहता, यहाँ बलवंत राय मेहता है तो त्रिस्तरीय हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 78। इनमें से किस सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? तो ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पूर्णतः उत्तरदायित्व सरकार की बात करें तो यह संसदीय सरकार को कहा जाता है। जो संसदीय सरकार होता है, जिसको कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार अथवा सरकार का वेस्टमिंस्टर भी कहा जाता है। ठीक है। और जो अध्यात्मक सरकार होता है वो गैर उत्तरदायी होता है। यहाँ पर क्या है, पूर्णतः उत्तरदायी तो हो जाए, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। पूर्णतः उत्तरदायी संसदीय सरकार होगा और गैर उत्तरदायी सरकार होगा अध्यात्मक सरकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। डैश से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, यह है जन्म दर। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व भारत में 382, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 1106। राज्यों के संदर्भ में बिहार में है 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। और यही जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हो जाता है बहुत ज़्यादा, 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर दिल्ली में हो जाता है। 80। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80। तो ये है उपयोग विधि का उपयोग किया जाता है। भारत में गरीबी को मापने हेतु खर्च अथवा उपयोग विधि बोलते हैं। उपयोग विधि बोली या खर्च विधि का उपयोग किया जाता है। योजना आयोग ने गरीबी मापने की विधि की समीक्षा करने के लिए जून 2012 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रंगराजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम नया राज्य बना इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा? तो सिक्किम जो बना वो 36वां संविधान संशोधन द्वारा बना। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 82। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो है वह हुगली का सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही है, ये पूछा जा रहा है। किसका मुख्यालय सही है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, ये सही है। बाकी UNO लंदन में नहीं है, ये न्यूयॉर्क में है। ILO ये भी न्यूयॉर्क में नहीं है। ILO जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में ही है। ठीक है। UNO का न्यूयॉर्क में है। WHO का भी जिनेवा में ही है और विश्व मौसम विज्ञान का भी जिनेवा में ही है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का होता तो वाशिंगटन DC हो जाता है। 84। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज वैद्य जीवक को भेजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी। 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ी पर है, ठीक है। जबकि ये जो डोडा बेटा है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये तमिलनाडु के क्षेत्र में ही पड़ता है और इसकी ऊंचाई भी लगभग इतनी है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, उसका था 2696 मीटर और डोडा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। यह नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में ही पड़ती है। इसकी ऊंचाई है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कहीं कहीं आपको पहला मिलता है तो अभी ये कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गया। 86 क्वेश्चन नंबर, निम्न से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो मैथिली को नहीं है, बाकी तमिल और तेलुगु को है। 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, 2004 से शुरू किया गया था, जिसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओड़िया है। बाकी मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी ये सभी नहीं है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन नाम संबंधित है खेल और उससे? तो सॉकर फुटबॉल संबंधित है, बाकी सही है, ये सभी गलत है। 88 मानसू शब्द की उत्पत्ति बोल रहा है किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें 29 जुलाई नहीं है तो ई इज राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या है? तो CPI का फुल फॉर्म हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है कौन सा बल हमारे सौर मंडल की रचना को बनाए रखते हैं? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारा सौर मंडल का रचना जो है कायम हुआ है, ठीक है। 92 पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, इनमें से किस कारण कम ऊर्जा होती है? अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें अधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है निम्न से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि ट्रेकिया है जो कीट में श्वसन अंग होता है उसको ट्रेकिया बोलते हैं। फेफड़ा भी है तो मेडुला ऑब्लिगेंटा हो जाएगा। मेडुला ऑब्लिगेंटा ये जो है ये रचना बेलनाकार रचना होती है जो पीछे की ओर पाई जाती है, जो मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। पीछे हमारे सिर के पीछे और पीठ की हड्डी ने इससे जुड़ी होती है मेडुला ऑब्लिगेंटा। 94 सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इनमें से क्या हुई, कम हुई या बढ़ गई? तो ऐसा करने से क्वेश्चन नंबर ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 लगभग सब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं अगर ध्यान से ऑप्शन को नहीं देखेगा। किसे निष्क्रिय गैस समूह है? तो निष्क्रिय गैस समूह 18वें वर्ग में है या शून्य समूह, इसी को बोलते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। फिर देखिए 96 में भी कन्फ्यूजन है, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काट सकते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट सोडियम दे देंगे, जबकि इसमें सोडियम के अलावा पोटेशियम भी है। सोडियम के अलावा पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, तो डी आंसर होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? वह होता है अंडक और ये मादा जनन अंग भाग से संबंधित है। क्वेश्चन है वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है तो कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर कांच है, यहाँ पर जो है ऐनक नहीं है, यहाँ पर दर्पण की बात नहीं है। जैसे कांच रखा हुआ है, इसमें कितने प्रवेश करेगी तो इसके संदर्भ में कहा जा रहा है। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक हो सकता है, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो सकता है, निर्गत कोण आपतित किरण के समांतर हो सकती है, तो डी इज़ राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर दर्पण की बातें नहीं है, अगर दर्पण रहता तो इस दर्पण के संदर्भ में हम लोग बोलते आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दर्पण के संदर्भ में बोलते। क्वेश्चन नंबर 99 है, ये कह रहा है कौन सा गलत है, ये पूछा रहा है। तो विद्युत बैटरी के प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ये सही है। विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रयोग करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। विद्युत बल के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में बदलते हैं, ये सही है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट कहा जा रहा है तो बी हो जाएगा। हीटर में जो ऊर्जा रूपांतरण होता है वह होता है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में चेंज किया जाता है।
बल्ब और ट्यूबलाइट में भी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो कार्बन के कई अपर रूप होते हैं, कार्बन विभिन्न रूप में मौजूद हो सकते हैं। कार्बन के निम्नलिखित 3 अपर रूप होते हैं, 3, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है। ठीक है, कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है। तो अंडे को गर्भाशय तक बीज वाहिका द्वारा लिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब को ही बीज वाहिका कहीं कहीं कहते हैं, इसलिए हिंदी ट्रांसलेट में बीज वाहिका ही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अंडाशय है और ऊपर में ऐसे फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब का ही भाग होता है, फिम्बरी होता है। यहाँ से अंडाशय ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ पे आया, तो इसी द्वारा धीरे धीरे ये आगे की ओर जाता है और गर्भाशय में ये प्रवेश कर जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब का ही भाग होता है और ये हो जाएगा बीज वाहिका। 101 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के संयंत्र में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वो होता है नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा में। तो ई इज राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन सी परिवर्तन रंध्रों के खुलने के कारण हो सकते हैं? इनमें से। क्वेश्चन नंबर 103, ए इज राइट आंसर है, रक्षक कोशिकाओं में जल के प्रवेश और उनके फूलने से रंध्रों के खुलने का कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं, शुक्रवाहिका नर जनन का एक भाग है, मादा का नहीं है। 105, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाएगी ना, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ई इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना % प्लाज्मा होता है? तो लगभग 55% होता है, 55% होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किण्वन निम्न में से किसका एक प्रकार है? किण्वन, तो ये अवायवीय शोषण का एक प्रकार है किण्वन। अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रवनांक जो है बढ़ जाता है, द्रव का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाता है। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जल का जो क्वथनांक है वह 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि सामान्य तौर पर जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन प्रेशर कुकर में 120 हो जाता है, इस कारण जल्दी खाना प्रेशर कुकर में पक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ये पूछा जा रहा है। नायलॉन एवं रेयॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नायलॉन और रेयॉन, तो ऑप्शन के अनुसार डी हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाता है, क्या कारण है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अपकेंद्रीय बल वृत्तीय पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगता है और अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है, अंदर की ओर लगता है। तो दूध से मत्थन अलग करने पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड होता है? सूर्य के प्रकाश का 1/3 भाग इंफ्रारेड होता है, और इंफ्रारेड इसी को हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरण। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने किया 1800 ईस्वी में, विलियम हर्शेल ने किया था। एक अवतल दर्पण की किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वह वस्तु कहाँ स्थित होगा? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 113। तो वस्तु कहाँ स्थित होगा? तो वक्रता केंद्र पर होगा, तो इस स्थिति में वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तापमापी का मान दिया है तो सेल्सियस में, तो आप लोग एक फार्मूला याद कर लीजिए, F-32/180 या बराबर होता है C/100 के। इसमें F का मान रख दीजिएगा तो आंसर बी आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? ऐसे उभयउत्तल होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़े का अधिक सहज महसूस कर देखें। देखिए इसमें काले दिया है और काले रंग की चर्चा ही नहीं है, तो ऐसे ई आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ऑप्शन ई में दिया उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो काले रंग के कपड़े या गहरे रंग के कपड़े होते हैं, यह जो है अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, ये सही है। गहरे रंग के कपड़े बहुत ऊष्मारोधी व्यवहार करते हैं, सबसे अधिक अवशोषण कर लेता है, और यह जो है
या जो है ऊष्मा को अवशोषित तो कर लेते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं, ठीक है। ऊष्मारोधी का मतलब हुआ कि ऊष्मा को आने ही नहीं देते हैं। तो मेरे अनुसार सी आंसर हो जाएगा। गहरे रंग कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मित करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। न करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो यह ओजोन के अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 117 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो पिछले वीडियो में बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन को भी रखा गया है। इसके अलावा जलवाष्प को भी रखा गया है, नाइट्रस ऑक्साइड को भी रखा गया है, ठीक है। तो एक से अधिक हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। किसमें गहरे तथा हल्के बंध पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 119। तो धारीदार पेशी में गहरे तथा हल्के रंग के बंध होते हैं, हल्के बंधे होते हैं। 120 घंटियाँ धातु की बनी होती है, बेल जो होता है क्योंकि ये प्रकृति में होती हैं ध्वनिक होती हैं। ये घंटियों के संदर्भ में घंटियाँ बेल जो बनाते हैं वे ध्वनिक होते हैं। ऐसे आघातवर्धनीय भी होते हैं लेकिन घंटी के संदर्भ में तो 120 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनिक हो जाएगा। ओके।